नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान पुलिस अकादमी में 3 दिन तक खाकी को ट्रेनिंग देने वाले अधिकारियों ने पुलिसिंग को बेहतर बनाने पर मंथन किया। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये कार्यक्रम था, जिसमें बात की गई कि पुलिस का आधुनिकीकरण किस तरह से हो। जहां साइबर क्राइम पर चर्चा हुई, जहां बात हुई कि कैसे पुलिसकर्मियों को तंदुरुस्त रखा जाए। अगर छोटे में इसे समझा जाए तो आज के पुलिस सिस्टम को आज के मुताबिक तैयार करना इस सेमिनार का मकसद था। लेकिन क्या इसे इस तरह के सेमिनार्स के जरिए मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है? क्या हमारी पुलिस बदलाव के लिए तैयार है? क्या जो कानून अंग्रेजों के ज़माने में बने थे उन पर चलकर पुलिस आधुनिक बन सकती है? क्या आज ब्रिटिश सोच को स्वदेशी बनाने की ज़रूरत है? खास मेहमान हमारे साथ है। बिग फाइट में आज स्वदेशी पुलिस पर बात होगी। और आज के इशू पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं पूर्व एडीजी पीएन रछोया साहब, सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी और वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन साहब बातचीत में हमारे साथ होंगे। हमारा आप दोनों मिलकर पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी एग्जीक्यूटिव पुलिस फोर्स, हम देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि हम आपको शांति, सुरक्षा और आपके सम्मान की हम आपको गारंटी देते हैं। हम और आप दोनों मिलकर इसकी गारंटी दे सकते हैं। Today's police force has to face an extremely difficult scenario. I know it's not easy at all because I see them in the field. I know that the number is supposed to be enormous. There are only a few. The weaponry must be sophisticated, but it isn't. The area geographically is not easy. The people's expectation is so enormous that from chain snatching upwards, you are responsible for every single thing. जो भी चर्चाएं 3 दिन यहाँ पर होगी, अगर उनकी पालना हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पुलिस का एक अच्छा चेहरा, पुलिस का एक अच्छा स्वरूप जो जनता की समस्याओं का समाधान कर सके, जो जनता की तकलीफों को दूर कर सके और जनमित्र के रूप में कार्य कर सके। पीएन रछोया साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के जो सेमिनार्स का जिक्र हम आज करने जा रहे हैं, पुलिस अकादमी में जो हुआ, उस तरह के कई सेमिनार्स आपने देखे भी होंगे। 1968 में राजस्थान वैसा एक सेमिनार भी हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज की पुलिसिंग का जो मकसद है, इस तरह के सेमिनार्स हल कर सकते हैं क्या? जो सवाल है पुलिस को बेहतर बनाने का, आधुनिक बनाने का, क्या बिना किसी बदलाव के ये सेमिनार उस मकसद में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, देश को आज़ाद हुए 67 ईयर्स हो गए। इसमें कई बार कई जगह देश के विभिन्न एकेडमीज़, विभिन्न स्थानों पर सेमिनार, ट्रेनिंग्स वगैरह होती रही हैं और होती रहेंगी। मेरी राय में इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कतई भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आम आदमी को इन सेमिनारों से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को मतलब है कि उसकी सुनवाई हो, मुकदमे की सही तफ्तीश हो और गलत यदि जो है कार्रवाई पुलिस ने की है जी, उन पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सुनवाई तो जब होगी ना जबकि जिसने गलत कार्रवाई की है उसके खिलाफ एक्शन हो। अब हो क्या रहा है कि कोई मुकदमा दर्ज हो गया, इन्फ्लुएंशियल आदमी है राजनीतिक या किसी भी तरीके से, तो गलत आदमी को पकड़ के जेल के अंदर डाल देते हैं। इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया हमारी जिम्मेदार है? इसमें कहीं संशोधन की ज़रूरत है, समीक्षा की ज़रूरत है? इसमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। होता क्या है कि पुलिस का काम अदालत से संबंधित है। अदालतों के अंदर फैसले होते नहीं। मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी जो है गवाही देने को तैयार नहीं, वो कहता है कहाँ अदालतों के चक्कर काटेंगे, गवाही के अंदर रोज़ करना जो है मजिस्ट्रेट नहीं है, तारीख पलटती है तो कोई गवाही भी नहीं करना देता। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कंट्री का, वो टोटल फेलियर हो चुका है। और आज की तारीख के अंदर यदि यही सिस्टम लागू रहा, ट्रेनिंग करना, सेमिनार करना, तो इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। चलिए, हमारे साथ इस चर्चा में अब पूर्व आईपीएस अधिकारी विजेंद्र झाला जी भी जुड़ गए। झाला साहब,
आरपीए में जो कार्यक्रम हुआ, मकसद था पुलिस को बेहतर बनाना। शुरुआत में जो मैंने पूरी पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा की, उसका साफ तौर पर एक सवाल हमारा ये है कि क्या पुलिस को आधुनिक बनाया जा सकता है बिना कानून में बदलाव के? आज की ज़रूरत क्या है? देखिए, जैसा कि रचा साहब ने बताया, इसमें दो तरह की अप्रोच चाहिए आपको। एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच और एक थ्योरेटिकल अप्रोच। अभी जितने भी जो गोष्ठियाँ और ये चर्चाएं होती है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के बजाय थ्योरेटिकल अप्रोच पे ज़्यादा होती है। इस तरह के प्रावधान करने की, जब आप ये गोष्ठियाँ करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल जो फील्ड के अंदर जो जिस तरह की घटनाएं होती है उसको किस तरह से डील करना है, किस तरह से एग्रीव्ड को जो है रिड्रेस करना है उसकी ग्रीवेंस से, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल अप्रोच से जो फील्ड में अधिकारी लगे हुए हैं उनके एक्सपीरियंस से और फील्ड का तजुर्बा लेकर के और आपको निर्णय करने होंगे। और इस अगर गोष्ठियों के अंदर इस तरह की चर्चा होती है तो उस पर जो निर्णय होते हैं उसको लागू करने की जरूरत है। आपने ये तो देखिए, प्रैक्टिकल आप व्यावहारिक बात आपने कही जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आज की जरूरत है उसमें कहीं कानूनों में बदलाव के हिसाब से वो जरूरत महसूस की जा रही है? देखिए, अब आप के बहुत सारे एरियाज हैं, कुछ में ज़रूरत है, कुछ में ज़रूरत नहीं है। आपको एरिया वाइज दरअसल यही हमारा सवाल है कि कुछ जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ऐसे सेमिनार्स में अब वो मुद्दे उठाए जाना ज्यादा जरूरी नहीं? क्योंकि अब जो इन 3 दिन बात की गई वो बात की गई कि किस तरह से पुलिस का जुड़ाव जनता से बेहतर बनाया जा सके, वो तालमेल किस तरह से बेहतर साबित हो सके। क्या उसमें आपको नहीं लगता कि कानून एक लूप का काम करेगा दोनों के बीच में? देखिए, राजस्थान सरकार ने जो अभी पुलिस एक्ट बनाया है 2007 में, उसके सेक्शन 55 के अंदर ऑलरेडी सीएलजी का प्रावधान है और सीएलजी आपको पंचायत लेवल पे गठित करनी है। ये कानूनी प्रावधान है। इसका मतलब ही यही है कि पब्लिक की जो ओपिनियन है, पब्लिक से जो आप रात दिन इंटरेक्शन करते हैं, उसके आधार पर आपके कानून बनने चाहिए, उसी के आधार पर साहब मैं आपके पास आता हूं। दिन रात इन पेचीदगियों से आप तो दो चार होते हैं, कई लोग आपके सामने आते हैं, यहां तक कि जब आप पुलिस के पास पहुंचते हैं उनकी फरियादियों के साथ, तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो समझ नहीं पाते कि मुद्दा क्या है दरअसल और किस तरह से भटक जाते हैं। 36 कानूनों की समीक्षा की बात इस वक्त मोदी सरकार कर रही है कि जरूरत है या तो उनको हटा दिया जाए या फिर उनको समीक्षा करके और ठोस बनाया जाए। मैं आपसे समझना चाहता हूं दरअसल पेचीदगियों में कहाँ जो है बोटलनेक्स है और कैसे इनको दूर किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले कुछ भी पेचीदगियां दूर करने से पहले या हमारे समाज के लिए क्या आवश्यक है, ये सब विचार करने से पहले एक इतिहास में जाना जरूरी है सर। यदि हम अपने हिस्ट्री में जाएं, प्री ब्रिटिश हिस्ट्री में जाएं, तो एज सच जो पुलिस का फॉर्म्स आज हमें देखने को मिल रहा वो नहीं था। कोतवाल उस ज़माने में भी होते थे और देवताओं के कोतवाल, भैरू जी को देवताओं का कोतवाल कहा जाता था, तब भी न्याय व्यवस्था होती थी। दूसरी बात हम देखें कि क्या फ़र्क है ब्रिटेन की पुलिस में, जिस ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पर प्रेजेंट पोलिसिंग सिस्टम लादा है, और हिंदुस्तान की पुलिस में आज भी और आज से 50 साल पहले भी। आपने कभी प्रोग्राम सुने हो, 1950 और 60 में भी ऐसे प्रोग्राम आते थे कि अगर ब्रिटिश के किसी में कहीं कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है और पुलिस वाला वहाँ नज़र आता है तो उसको दोस्त समझा जाता है। और आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, अब जाके कुछ स्थितियाँ बदली है। हिंदुस्तान में ये स्थिति थी कि पुलिस का नाम डराने के लिए किया जाता था। ये एक मूलभूत व्यवस्था रही कि ब्रिटिशर्स ने जो हिंदुस्तान में पुलिसिंग सिस्टम डेवलपमेंट किया, वो जो इसका जो हिंदुस्तान के लोग थे, जो हम गुलाम थे, उनको डराने के उद्देश्य से बनाई थी पुलिस। यदि आप आईपीसी में देखें तो धारा 1 से लेकर धारा 298 तक 511 सेक्शन हैं कुल मिलाकर, उसमें वो अपराध हैं जो राज अर्थात ब्रिटिशर राज के विरुद्ध किए हुए अपराध हैं। 298 के बाद वो अपराध चालू होते हैं जो ऐतिहासिक जमाने से अपराध माने जाते हैं, जो आदमी के विरुद्ध अपराध है, प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराध है या अन्य अपराध है। अब इस कंसेप्ट को आज भी, अब जाकर पुलिस एक्ट में जो प्रकाश सिंह, जिनके जिक्र बार बार राजनाथ सिंह अपने भाषण में कर रहे थे, एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े रिनाउंड पुलिस ऑफिसर्स,
उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट पे याचिका लगाई प्रकाश सिंह वर्मा, तब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए ओवरऑल चेंजेस के पुलिस में। अभी भी एक्ट बन गया और उसको लागू नहीं किया गया, और लागू किया तो आधे मन से लागू किया गया है। और अभी भी जो कहीं ना कहीं 19वीं सदी से जनता और पहले इनके के बीच में जुड़ाव के लिए ये एक बाधक रास्ता है। क्योंकि हम जो ब्रिटिश मानसिकता थी, पुलिस दोस्त होनी चाहिए थी। ब्रिटेन वालों ने तो अपनी पुलिस को दोस्त बना रखा है, पर हमारे यहाँ पुलिसिंग सिस्टम ही इस तरीके से डेवलप किया कि पुलिस को जैसे राज का खौफ जनता में पैदा करने के लिए किया जाए। और ये जो बेसिक कंसेप्ट है, इसमें अब तक परिवर्तन नहीं आप किया जन में गया विश्वास और अपराधियों में भय का सिर्फ स्लोगन्स में ही नजर आता है। निशा जी, मैं आपके पास आता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपको क्या लगता है कि पुलिस में आज सबसे बड़े बदलाव की क्या जरूरत है? पुलिस को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए और पुलिस को आमजन के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए, और क्या ऐसा होता है जो आप सोच रहे हैं? पुलिस से अच्छे व्यवहार की तो हमेशा से अपेक्षा की गई है। आवश्यकता इस बात की यह है कि पुलिस के अंदर खुद के जो कमजोरियां, पहले तो उसको तो दूर करें, क्योंकि पब्लिक का सीधे वास्ता पुलिस थाना तक पड़ता है, और उसमें भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ज़्यादा से ज़्यादा SHO तक। वहाँ नफरी कम का हमेशा रोना रोया जाता है। उनका व्यवहार कैसा है, उनके अंदर संवेदनशीलता है या नहीं, वो किस तरह से आए हुए को टरकाते हैं या अच्छे से बिठा के बात करते हैं, या उसके साथ सहानुभूति रवैया उनका रहता है, उसकी आवश्यकता है। दूसरा, अगर थाना की नफरी कम है, वहाँ से ठीक से व्यवस्थाएं नहीं है, उसको देखना। और ये जो 24 घंटा ड्यूटी पे बने रहना, क्योंकि हम उनसे अपेक्षाएं तो बहुत सारी कर रहे हैं कि वो पब्लिक के साथ ऐसे डीलिंग करें, ऐसे करें या ये करें। एक कागज़ भी अगर उनको बाहर से मांग के लाना पड़े, वो भी आए हुए वहाँ पे जो परिवादी फरियादी हैं उनसे मंगवाना पड़े, तो उस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर वो ठीक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि पुलिस के अंदर सुधार हो जाएगा, क्योंकि थाना रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। ऊपर के अधिकारी तक तो लोग बाद में पहुँचते हैं जी, सबसे पहले पुलिस थाना तक अप्रोच होती है। अगर थाने में व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो उसका असर भी दिखाई देगा। तो बड़ी राय पहले दौर में ही हमारे सामने आ गई कि कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, पुलिस से जुड़े कानून हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए। जो चीज़ें ला दी गई अंग्रेज़ों के कानून के द्वारा, अब कहीं ना कहीं उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। ज़रूरत इस बात को सोचने की है कि अब हमें किस बात की ज़रूरत है। स्वदेशी पुलिस पर चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, कुछ ही पलों में वापसी होगी, बने रहिए। जो भी सरकारें आती है वो इस कानून को बदलने की बात करती है, लेकिन बदलने का प्रयास किसी ने शुरू नहीं किया। मैं तो वर्तमान सरकार से यही मांग करूंगा कि जिस तरीके से वो कई परिवर्तन कर रही है, उसी तरीके से भारत की पुलिस का भी एक नया संविधान आना चाहिए और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। पुलिस की प्रक्रिया में भी सुधार आना चाहिए। केवल तालमेल ही सफिशिएंट नहीं होगा, उसकी प्रक्रिया में सुधार आना है, सोच में सुधार आना चाहिए। एक बहुत पुरानी सोच उन लोगों पर कायम है, उसमें मैं सोचता हूँ बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज एक बड़ा, हम कई बार एक पुलिस का एक स्लोगन है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन व्यवहार में हम देखने में आता है कि जिस प्रकार से पुलिस फोर्सेस के ऊपर प्रेशर्स बन रहे हैं, जो मूल काम पुलिस का है उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फोर्स कामों के ऊपर जो पुलिस फोर्सेस को लगाने की बात आ रही है, उन चुनौतियों में पूरी तरह से अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी उतने रिजल्ट नहीं आ पा रहे। आज बिग फाइट से जुड़ा इशू है, उसको लेकर हमारा सवाल है कि क्या पुलिस कानूनों को स्वदेशी किया जाना चाहिए। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। इस वक्त गंगानगर से अरुण सोनी जी हमारे साथ है। बताएं अरुण जी, क्या सवाल है आपका?
हाँ नमस्कार। देखो, सेमिनार करने से ये इश्यू तो हाईलाइट हुआ है, इतना तो अपने अचीवमेंट कह सकते हैं। और बाकी पुलिस जब तक पब्लिक फ्रेंडली नहीं होगी तब तक इस लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। मेरा एक बेसिक एडवाइस है, जैसे ट्रांसफर और पोस्टिंग में जिस प्रकार से मनी फैक्टर चलता है, पॉलिटिकल इंटरफेस चलता है, इस कारण से पुलिस अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाती। और दूसरा, हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और गलत इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी है, अगर वो पाया जाता है कि उसने गलत इन्वेस्टिगेशन की तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जैन साहब बहुत काबिल हैं और मैं उनकी चिंताओं को समझता हूं, उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स के लिए एडवाइस दिए। मेरे उनके पास दो सवाल हैं कि क्या पैरा मिलिट्री फोर्स की तरह पैरा पुलिस फोर्स अलग से विंग गठित कर दी जाए जो पब्लिक फ्रेंडली हो, और दूसरा, क्या अपराधियों में वो दिन कब आएगा जब खौफ हो और आम आदमी में पुलिस के प्रति विश्वास की बात हो। शुक्रिया अरुण जी। जैन साहब, एक ये सवाल है, दूसरा बड़ा सवाल है कि आज के मौजूदा जो कानून है क्या एक तरफा है, पुलिस उनको इम्प्लीमेंट करती है लोगों पर, लेकिन पुलिस के लिए क्या इस तरह का कानून नहीं है? जैसा नफरी की बात होती है, क्या कानून ऐसा नहीं बन सकता कि कम से कम इतनी नफरी होनी चाहिए? क्या पुलिस के हेल्थ सेक्टर को लेकर बात नहीं की जानी चाहिए कि आपकी तंदुरुस्ती का पैमाना ये होना चाहिए, कानून बन जाए इस बात को लेकर, आपको इन नियमों की, इन कायदों की पालना करनी है, अगर कोई फरियादी आप तक पहुंचता है तो ये बातें जो है मैंडेटरी आपके लिए है कि उनका फॉलो करना चाहिए। देखिए, अरुण सोनी जी ने बड़े बेसिक और मूलभूत मुद्दे उठाए हैं कि प्रश्न क्या है। पैरामिलिट्री, जैसे मैं कहता हूँ, बार बार मैं पुराने इतिहास में जा रहा हूँ कि शहर में कोतवाल होता था और गांव में कहीं उसको चौकीदार कहते थे, कहीं उसको पटेल कहते थे। दैट मीन्स जो कम्युनिटी पॉलिसिंग है, जिस तरह का जिक्र आप कर रहे हैं कि एक पैरा पुलिस फोर्स होना चाहिए जो डायरेक्ट राज के अंडर में नहीं है। सीएलजी तो एक तरह से लिंक हो गया, और सीएलजी तो आजकल वर्चुअली दलाली के सेंटर हो गए पुलिस, और वहां से जो आपके लोग आ रहे हैं वो नहीं। कम्युनिटी पुलिसिंग, जिसे पैरामिलिट्री फोर्सिंग थे, कम्युनिटी पुलिसिंग जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिसिंग है। और उस तरह का दूसरी चीज आपकी बात, जो आपने बात रेज की है इसमें कि कायदे से बात है कि वो कह रहे हैं सब जगह सीसीटीवी लगने चाहिए, और जो आदमी ने गलत काम किया, आज की डेट में क्या है कि सारी पुलिसिंग सिस्टम को अपने ब्रिटिशर्स से जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही नहीं, कागजों के अंदर उलझा के रख दिया है। आपने इन्वेस्टिगेशन किया, डाल दिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी 1973 के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। उससे पहले तो केस को लड़ाने की एक जिम्मेदारी थी, अर्थात एक कागजों के अंदर आपने न्याय को उलझा के रख दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में भी मजिस्ट्रेट कोर्ट्स तक डिटेल जजमेंट और डिटेल ऑर्डर्स नहीं लिखने पड़ते हैं कागजों के अंदर, मतलब हम अभी भी कागजों में उलझे हुए हैं और कागजों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। और कागजों में भी अपने ऐसी ऐतिहासिक परंपरा चला रखी है कि उसकी कोई साइंटिफिक हमारे कोई तरक्की नहीं की, कोई साइंटिफिक रिकॉर्डिंग नहीं किया। दूसरी बात जो आपने की, रूल्स अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस रूल्स में एक एक विषय में लिखा गया है कि आदमी आया तो कैसे उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी, कैसे उसकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, किसी को गवाह के लिए बुलाना है तो किस प्रकार उसको सेक्शन 6 के अंदर, नियम 6 के तहत नोटिस दिया जाएगा, कितने टाइम तक उसको, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं होता। परंतु एक भी नियम फॉलो नहीं हो रहा है। गांव के अंदर लिस्ट मिलने वालों की रखी जाएगी, रूल्स बने हुए हैं पर रूल्स को फॉलो करने की कोई प्रक्रिया, और रूल्स ब्रेक करने पर भी क्या आगे होगा, इसको लेकर भी सोचा जाना जरूरी है। कम्युनिटी पुलिसिंग, और सबसे आज हम अमेरिका में जाएं, अमेरिका में लोग ये कहा जाता है वहां के आप सेनेटर को बेईमानी कर सकते हो, भ्रष्ट कर सकते हो, पर एक पुलिस कांस्टेबल को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि आखिर क्या वो सिस्टम इंडिया में लागू नहीं हो सकता, हमारे देश में क्या रिफॉर्म की जरूरत है। ब्यावर से कॉलर हमारे साथ है रियाज जाफरी साहब, पता है क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था कि आपका लाइव टीवी देख रहा हूँ मैं, उसमें दो बातें मेरे दिमाग में आ रही है जी सर। एक तो ये कि जो पब्लिक में पुलिस के प्रति जो भय है जी, उसका निराकरण होना चाहिए सर जी। आज जो पब्लिक जो थाने में जाने से डरती है सर, स्कूल के अंदर पब्लिक इजीली चली जाती है, हॉस्पिटल में चली जाती है, दूसरे डिपार्टमेंट में चली जाती है किसी भी समस्या को लेके, लेकिन खुद की समस्या को लेके थाने में नहीं जा पाती, कतराती है जी। ये एक बड़ा सवाल है, तो भय हटाया जाए जी। शुक्रिया रियाज साहब फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। झाला साहब, ये एक अहम सवाल है कि एक तरफा जवाबदेही हो जाती है कहीं ना कहीं, और फिर उस पर कोई कानून नहीं है कि उसको कैसे पालना कराई जाए, जैसा कि जिक्र किया ए के जैन साहब ने। और दूसरा ये दर्शक का सवाल था, जो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय वाली बात है, वो उल्टी होती है धारणा यहाँ पर। बिल्कुल, जैन साहब ने जो बात बताई कि ये जो पुलिस कानून रूल्स बने हुए हैं उसकी पालना होनी चाहिए, उसमें सभी तरह के प्रावधान है, पुलिस अधिकारियों के लिए भी है और पब्लिक के लिए भी है, और किस तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए वो भी है।
लेकिन वो पुलिस के जो नियम बने थे 1965 में वो कभी भी अप्रूव नहीं हुए। जी, एक्ट नहीं बना उसका, और वो रूल्स भी जो है कानूनी कभी तौर किसी पर ने इस बारे में बिल्कुल मांग उठाई कि वो लागू नहीं, होने चाहिए? वो अप्रूव ही नहीं हुए गवर्नमेंट से। उसकी पालना जरूर पुलिस विभाग करता रहा, लेकिन जब तक बाइंडिंग नहीं हुआ तो उसके पीछे जो है और भी एक्शन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अभी जो जिस तरह से राजस्थान पुलिस एक्ट बनाया गया, ये समय समय पर जो आयोग गठित किए गए हैं, समितियां गठित की है, उन्हीं की रिकमेंडेशंस के आधार पर ही है। राजस्थान में ही अभी एक एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड और बनाया गया है, हाल ही में आपने सुना होगा, पुलिस उसके अंतर्गत ट्रांसफर पोस्टिंग्स वगैरह ये है। लेकिन उस पर काम नहीं होता। नहीं, उस पर अब क्योंकि जब वो कानून बन जाएगा तो सबके सजा के लिए भी प्रोविजन होगा। आप नहीं सोचते कि ये गंभीर मामला है कि इसको प्राथमिकता पे नहीं रखा जाता? सोचा जाता है कि ठीक है, आगे आप देखेंगे, विचार करेंगे, सरकारें सोचती है, सरकारें बदल जाती है, नियम कानून भी बदल जाते हैं। देखिए, प्राथमिकता का जहां तक सवाल है, पुलिस का जो सब्जेक्ट है वो खुद भी प्राथमिकता के आधार पर नहीं है, और पुलिस के लिए जिस तरह से जो है प्रावधान होना चाहिए उतने वित्तीय प्रावधान भी नहीं होते, और वित्तीय कांस्टेंट बता करके जो है उसमें कटौती की जाती है। यही एक बड़ा सवाल है। रचोया साहब, मैं आपके पास आता हूं कि जिस तरह के जो सेमिनार्स होते हैं, क्या बुनियादी परेशानियों को पहले उठाया जाना चाहिए? जिस तरह की बातें जिक्र की, वित्तीय प्रावधानों की बात है, नफरी कम है, इसको लेकर एक तरफा आवाज उठे, पूरे भारत के अगर अधिकारी जुटते हैं कहीं पर, ये प्रशिक्षण को लेकर बात थी, प्रशिक्षण से ही ये बात शुरू हो जानी चाहिए कि आप अपने हक के लिए पहले लड़ेंगे तब जनता के हक के लिए लड़ पाएंगे। देखिए, ये बात बड़ी साफ है कि भारत का जो कानून है, जो पार्लियामेंट ने पास किया है या किसी असेंबली ने पास किया है, उसको पुलिस लागू करती है। तो आम आदमी पहले कांटेक्ट में थाने पे आता है, थानेदार कहाँ आ पाता? दर्शकों की राय है, पहुंच ही नहीं पाता, डर के मारे नहीं भी पहुंचता, ये चीज़ अलग है। यदि गलती से पहुंच भी गया तो वहाँ पुलिस का जो व्यवहार है, पुलिस की जो है कार्रवाई है, उस कार्रवाई में कोई अकाउंटेबिलिटी पुलिस की नहीं है। जैसे कि आज की तारीख में जेलों में जो बंद है वो 50% आदमी तो गलत करने बंद हैं, क्योंकि गलत तफ्तीश कर दी गई है। इसलिए मेरा बार बार कहने का मकसद है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया पार्लियामेंट से, ऐसे राइट टू अकाउंटेबिलिटी एक्ट आना चाहिए, केवल पुलिस के लिए नहीं, हर सरकारी कर्मचारी के लिए राइट टू अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए। आज आप कहीं भी चले जाए, पुलिस की क्या बात करते हो, आप इनकम टैक्स में चले जाओ, म्यूनिसिपैलिटी में चले जाओ, किसी डिपार्टमेंट में बिना पैसे के काम होता ही नहीं। जी, ये एक बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार की भी बात यहाँ आ जाती है। पाली से एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, डॉक्टर नीलम हमारे साथ है। बताएं नीलम जी, क्या सवाल है आपका? पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट चला रहा है आज की तारीख में, उसको खत्म करने के लिए एक उचित कदम कैसे उठाए जाएंगे? जबकि अगर एक महिला रात के टाइम पर अपना मुकदमा दर्ज कराने जाती है, उस समय ऑलरेडी ड्रिंक कर करके पुलिस डिपार्टमेंट पूरा दूत होकर के मिलता है। जी, ऐसे पुलिस अधिकारियों के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट की? एक गंभीर सवाल आपने खड़ा किया नीलम जी, शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। निशा जी, ऐसे बड़े मुद्दे आते हैं महिलाओं को लेकर तो आप आवाज उठाती रही हैं, क्या इस तरह के मामले जैसा जिक्र किया नीलम जी ने आपके सामने कभी आए, और फिर क्या हुआ उसमें आगे? बिल्कुल, ऐसे मामले तो 2-4 रोज ही होना पड़ता हम लोगों को, रात भर भी लगना पड़ता। अभी लेटेस्ट 4 दिन पहले का ही मामला है, 29 तारीख की इवनिंग का। तो मुझे पुलिस कमिश्नर को कॉल करना पड़ा कि आप गांधीनगर थाना में ये कहिए कि हमें तुरंत महिला कांस्टेबल की आवश्यकता है। जब हमारा स्टाफ कॉल कर रहा है कि एक महिला बहुत एग्रेसिव है, बेंगलोर की लड़की है, जयपुर में स्टडी कर रही थी, उसको अटैक आया है, और पुलिस गांधीनगर थाना की उसको जयपुरिया हॉस्पिटल छोड़ गई। उसके बाद उसको कोई उसका धनी धोरी नहीं आगे पीछे, और कौन उसको, वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको तुरंत SMS में रेफर करना है, कौन लेके जाएगा, किसकी जवाबदेही होगी? और वो थाना बिल्कुल स्पष्ट मना कर रहा, हमारी जिम्मेदारी नहीं। रात को 11:15 बजे एक महिला कांस्टेबल आती है कमिश्नर को कहने के बाद, फिर वो वापस वहाँ SMS पहुँचने के बाद फिर मुझे कॉल करिए, मैडम मैं अकेली क्या करूँ? फिर 3 बजे वापस जो पुलिस चौकी है वहाँ SMS में,
वो और वो महिला कांस्टेबल 3 बजे वापस हमारे पास उसी महिला लड़की को छोड़ देते हैं। तो आप ये बताइए कि पुलिस का रवैया अगर ये रहेगा, चलो वो मुझे जानते थे, किसी ने मुझे फोन कर दिया और मैंने आगे अप्रोच कर दिया। हर यहाँ भी जवाबदेही का सवाल आ जाता है। प्रत्येक महिला नहीं जानती कि उसको कहाँ बात करनी है, और थाने का मतलब ये है कि वहां जो भी महिला जाए तुरंत उसको राहत दे, रिलीफ दे, उसको दर दर नहीं भटकना पड़े। थाना 24 घंटे खुला रहता है, कोई भी समस्या होगी तो वो तो पुलिस थाना तक ही जाएंगे। थाने का के अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि उससे संबंधित जो समस्या है उसको उस उपयुक्त जगह तक पहुंचाया जाए। ये ऐसा नहीं हो पाता। एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, अलवर से शेर सिंह जी हमारे साथ है। बताएं आपका क्या कहना है। शेर सिंह जी। सर जी। हाँ सर, ये कह रहे थे जी, आपका कुछ कहना है? हाँ, मैं ये कह रहा था जी, अपने क्या है कि अपने यहाँ पे, हेलो जी जी, हेलो शेर सिंह जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बोलेंगे तो बेहतर आवाज आएगी आप तक। हाँ हाँ सर, मेरा कहना ये था कि अपने यहाँ पे जब थाने पे जाते हैं, थाने पे जी, तो वहाँ आप कहते हैं, ये कहते बोलो उसके पास जाओ, हेड काउंटर पर पास जाओ, कोई कहता है वहाँ जाओ, तो शिकायत दर्ज नहीं करते ये लोग। जवाबदेही की बात सीधी आ जाती है। शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए। आप झाला साहब बताएं, ये जो जवाबदेही वाली बात है नीचे से ऊपर तक नहीं होती। कई बार आला अधिकारियों से संपर्क किया जाता है और यहाँ तक कि जयपुर कमिश्नर का जिक्र किया निशा जी ने, लेकिन वहां भी पट्टी लगी है कि इस वक्त से इस वक्त के बीच में संपर्क कीजिए आम आदमी के लिए। निशा जी के पास नंबर थे तो कॉल कर लिया। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये जो बात बता रहे हैं कॉलर, ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ये वास्तव में इस तरह की समस्याएं हैं। तो प्रशिक्षण के दौरान आपको नहीं लगता कि ये सवाल इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए, इस बात पे सोचा जाना चाहिए? हमने भी विभिन्न पदों पर रहते हुए ये महसूस किया। हमारे पास भी शिकायतें ये आती है कि साहब थाने के अंदर रिपोर्ट नहीं ली जा रही है। ये जो महिला वाली प्रॉब्लम जो बताई, महिला डेस्क किस लिए क्रिएट की गई? हर वक्त रात्रि के अंदर महिला डेस्क पर महिला अधिकारी उपलब्ध होना चाहिए जी, लेकिन नहीं होती। तो इसके लिए सुपरवाइजरी ऑफिसर जिम्मेदार है। इस बात पे तो पहले दौर में एग्री हो गए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं जहां बड़े अधिकारी आते हैं, इस बात पे चर्चा करना ज्यादा जरूरी नहीं है क्या? क्या आज इस सोच में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है? देखिए, ये कानून में कमी की बात नहीं है, चर्चा एक अलग चीज है। जो ऑलरेडी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है पुलिस अधिकारियों की, ऐसा होता क्यों नहीं? पुलिस अधिकारियों की जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की, वो अच्छी तरह से सुपरवाइज नहीं करते। मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूं। मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, क्यों जरूरत पड़े कि किसी और को आपकी निगरानी के लिए चौकीदार बन के बैठना पड़े? एक तो ये धारणा ही बन गई है पुलिस के लिए कि पुलिस में जब भी जाएंगे तो सिफारिश के बिना काम होगा नहीं। तो ये बात भी है, लेकिन ये जो जिस तरह की शिकायतें आती है, तो एसपी की ड्यूटी है कि वो इस चीज को ठीक करे। उसके अगर मातहत अगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को नहीं दिवाते हैं, फिर वही बात है कि सिपाही अपनी ड्यूटी क्यों नहीं समझे? क्यों सिपाही को ड्यूटी समझाने के लिए एसपी को काम करना पड़े? बिल्कुल एसपी की जिम्मेदारी है कि उसके नीचे जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले। आज मैं लेकिन आप ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होता? पूरे महकमे में जिम्मेदारी को समझने वाला कोई गंभीरता से नहीं होता? देखिए, उसके लिए बहुत सारी चीजें दोषी है। एक तो नंबर 1 ये है कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, लोग सिफारिश से लग जाते हैं, लोग अपनी पर्सनल डिसलाइकिंग से लग जाते हैं, और जो वास्तव में जो डिजर्व करते हैं वो अधिकारी फील्ड में नहीं लगते। दो बातें आ जाती है सामने, भाई भतीजावाद यहां पर आ जाता है, भ्रष्टाचार का जिक्र हो जाता है। नरेंद्र सेतिया जी हमारे साथ श्रीगंगानगर से, बताएं नरेंद्र जी क्या कहना है आपका? सर नमस्कार। सर मेरा सजेशन है जी। हेलो जी सर, मेरा एक सजेशन है कि जब तक शिक्षा के साथ कानून की जो जितनी भी पढ़ाई है वो उसका कंपलसरी जब तक साथ में नहीं होगी, कानून की शिक्षा जो है बच्चे को पहली क्लास से नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे राइट क्या और मेरी ड्यूटी क्या है जी। और दूसरी जो शारीरिक शिक्षा जो है उसको भी कंपलसरी होना चाहिए ताकि वो अपनी जो सेफ्टी वो खुद कर सके। और जो तीसरी बात है कि महिलाओं के अपराध में महिलाओं को ही दोषी माना जाता है, ये इनकी हुई कोई गलती होगी जिस वजह से ये अपराध हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं। और दूसरी बात है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से जो है ना पुलिस अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। शुक्रिया नरेंद्र जी बिग फाइट से जुड़ने के लिए। एक और राय हमारे सामने आई, इस पर बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा जारी रहेगी कि आखिर देसी स्वदेशी पुलिस कैसे बने, कैसे आइडियल पुलिसिंग हो। ब्रेक के बाद
पुलिस को तालमेल में बिठाने के लिए पब्लिक से संवेदनशील नर्मताई का रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा पुलिस से जनता का थोड़ा विश्वास कम हो रहा है। इसलिए पुलिस को नर्मताई के साथ जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी सुनवाई करना पड़ेगा। आज के समय में देखा जाए और पिछले समय में तुलना की जाए तो पुलिस न्याय दिलाने में सक्षम हुई है और लोगों का विश्वास भी पुलिस पे कायम हुआ है। रखना ही चाहिए और आत्मीय संबंध रखना चाहिए, बजाय राठौड़ी के आत्मीय संबंध रखें तो निकटता बढ़ेगी, तो अपने आप सबको विश्वास भी हो जाएगा। बाद में आती है पुलिस, पहले कहाँ आती है? जब कहाँ वारदात हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद ही आती है। यही हो रहा है।